एक मसला जो आपने जिस तरह से कहा कि अब सलूशन यही है कि ईरान ऑल आउट जाए और पुश बैक करे इसराइल को, लेकिन डबल एजेड स्वॉर्ड ये है कि अमेरिका भी एक इशू है ईरान के लिए। ईरान क्लियरली स्टेट कर रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी ऑथराइजेशन के बगैर ये सारा कुछ हो रहा हो। तो जब वो हॉस्टाइल कंट्री समझता है अमेरिका को भी, तो अमेरिकन भी मिलिट्री एसेट्स मौजूद है मिडल ईस्ट में, तो क्या उस तरफ भी आपको लगता है ईरान खलीज के अंदर टारगेट कर सकता है? जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमारे किसी फैसिलिटी को टारगेट किया ईरान ने तो फिर वो तैयार हो जाए रिस्पॉन्स के लिए। नहीं, वो तो खुदकुशी हो गई ना, वो तो बिल्कुल खुदकुशी वाली बात है। आप या डेस्परेशन पे पहुंचे हुए हैं, यानी उस लेवल पे पहुंच गए जहां पर आपको पता है कि आप बहैसियत कौम, बहैसियत निज़ाम आप ख़त्म होने वाले हैं, आपके अंदर से जूस ख़त्म हो गया है। ब्लेड से आखिरी आपके पास 10-15 मिसाइल रह गए हैं। आई एम जस्ट सेइंग, एक हाइपोथेटिकल केस के, तो आपने बोला अच्छा ये 10-15 मिसाइल तो शायद इसराइल को तो मैंने मारा ही है, काफ़ी अभी तक खड़ा है या अभी तक लड़ रहा है, तो चलो ये आखिरी 10-15 मिसाइल इसके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, लेट मी हिट दी अमेरिकन विद दिस। तो वो दैट्स मोर ऑफ, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट अ टैक्टिक, इट इज अ फाइनल डेस्परेट चीज होती है ये। बहरहाल अगर एज अ स्ट्रैटेजी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप दोनों को जोड़ रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं पीछे पे, एट द बैक जुड़े हुए हैं, सामने नहीं आए। अभी तक अमेरिकन जहाजों ने आपके ऊपर अटैक नहीं किया, अभी तक आपने मजबूर नहीं किया कि उनके जो गल्फ के अंदर जो फ्लोटिला है उधर से जहाज उड़ के आपके बिल्कुल करीब बैठे हैं ना, तो वहां से उठ के आपके तो ऊपर हमले शुरू कर दें। जहाज तो अमेरिकी हैं, पायलट्स इजरायली हैं, बस ये डिफरेंस है। और नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई मीन दिस इज, ये तो कोई, जो अमेरिकियों को क्या हुआ, वो क्यों नहीं उड़ सकते? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आई एम टॉकिंग मोर इन टर्म्स ऑफ एक स्ट्रैटेजी और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल में इट्स नॉट, ये ईरान कभी भी ना, और ईरान ने ये बेवकूफ़ी की भी नहीं है, ये बेवकूफ़ी होगी बिल्कुल से, ये खुदकुशी है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मजबूर कर रहे हैं अमेरिका को। चला वो तो इसराइल तो चाहता है, नेतन्याहू ने तो कहा कि ये ट्रंप को मारने के लिए, आपने सुना है, पता नहीं वो फेक खबर है या क्या है, कि वो सोशल मीडिया पे चल रही है कि ईरान ने कहा है कि ट्रंप हमारा टारगेट। यानी हाउ स्टूपिड इट कैन बी कि आप एक, तो मेरा ख्याल है कि ईरान जो जंग कर रहा है यही इसी को करे, अच्छा लड़े और अपने आप को सस्टेन करे, परसिवियर करे, इसमें से रेजिलियंस दिखाए, और एज अ कॉम सिविलाइजेशन जो कि एक बहुत गहरी और बड़ी और बहुत डीप हिस्ट्री वाली कॉम है, उसको मेरा ख्याल है दैट इज वाई हम कहते हैं ना कि मार्स सह सकती है। मुश्किल है, हालात बहुत मुश्किल है, उसके खिलाफ है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजें शायद वो कमजोर होगा, लेकिन पहली बात तो ये अच्छा बेहतर होता कि अपने आप को इस तरीके से एक्सपोज ना करता। कर लिया है तो अब घुस जाओ, अब उसको मजबूर करो और उसको उस हद तक उन पॉइंट्स पे मारो जहां पर वो कहे कि ये इस तरह की मार मैं और मेरे लोग सह नहीं सकते। एंड उनको पता है आपको कि उनकी सेंसिटिविटी, उनकी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, ये वो चीजें हैं जहां पर कि एकदम से रिएक्शन आता है नेतन्याहू उनके अपने निजाम, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। ऑलरेडी लोग उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसने गाजा में जो किया हुआ है, आपको पता है रिएक्शन उनकी स्ट्रीट्स पे किस किस्म का है, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ फाइंडिंग दोज फाइनल पॉइंट्स जहां पर आप मारने के बाद उसके निजाम को या उसके बैलेंस को खराब कर सकते हैं, इसराइल के इंटरनल बैलेंस को। तो मेरा ख्याल है वो चीजों की तरफ देखने की और जाने की। शहजाद साहब, फिर अगर ईरान के लिए बेस्ट केस सिनेरियो और इजराइल अमेरिका के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो में, अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ईरान अनाउंस कर देता है कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर नाउ, तो उसके बाद की जो सिचुएशन होगी वो वही होगी जिस तरह नॉर्थ कोरिया है कि फिर उनको छेड़ना इम्पॉसिबल हो गया है और एक रिलेटिव पीस आ जाएगा, फिर ये स्कर्मिशेस बंद हो जाएंगे। आपका मतलब है कि जब ये जंग, ये वाला जो अभी फेज है, ये खत्म हो जाता है और उसके बाद ईरान सस्टेन कर लेता है अपनी न्यूक्लियर जो टेक्निकल, या अनाउंस कर देता है कि हम एक जौहरी ताकत है। नहीं, अनाउंस करने से अब अनाउंस करने से मामला नहीं बनेगा। नहीं, अनाउंस करने से मामला नहीं बनेगा ना, या तो एक सामने विजिबल एक टेस्ट करे जो दुनिया देखे, उसको फिर कैसे हम एनपीटी के साथ कैसे करेंगे, अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद टेस्ट करेगा, ऐसा टेस्ट जो दुनिया देखे और खुद वही टेस्ट गवाही दे इस चीज की कि इन्होंने ये किया जो किया। दूसरा, पाकिस्तान ने जिस तरीके से टेस्ट किया था और बाद में डिक्लेयर कर दिया और डिटेक्ट किया लोगों ने कि हाँ जी इतना जो रिक्टर स्केल पे इतनी मूवमेंट हुई, वो वाकई में एक टेस्ट है। फिर पाकिस्तान ने क्लेम किया और उसको प्रूव किया उस मूवमेंट रेडिएशन के साथ कि हाँ ये चीजें हुई हैं, तो पाकिस्तान की एक पोजीशन बनी इंडिया के साथ मिलके जो कि डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर की बनती है। तो ये चीजें उस वक्त होंगी जब ये डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बनेगा। देखिए, नॉर्थ कोरिया की मिसाल हमारे सामने है। नॉर्थ कोरिया के समझा जाता है कि 10-12 बॉम्ब्स की उसने यूरेनियम या वो लेके बैठा हुआ, उसको कोई हाथ नहीं लगाता।
वो कहते हैं पागल है, ये है, वो है, वगैरह, ये सब अमेरिका अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि इसका कोई पता नहीं है। दैट इज द काइंड ऑफ रैशनल इरैशनल, इसे कहते हैं कि हमारे ये इसके अंदर डिस्कशन में कि रैशनल इरैशनल पैराडॉक्स है ये, कि वो इस हद तक इरैशनल है कि वो रैशनली इरैशनल होके वो दुनिया को बता रहा है मेरा कोई पता नहीं है, मेरे पास ना, मैडमैन थ्योरी। तो कहने का मतलब ये है कि ये, लेकिन उससे पहले कैपेसिटी कैपेबिलिटी को वाजे करना पड़ता है ताकि आपको एक्सेप्ट करे दुनिया कि आप एक न्यूक्लियर पावर है। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। फैसल, ये अमेरिका के स्टांस की तो हमने बात कर ली, और मीडिएशन के हवाले से जो शहजाद साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक है कि अगर आप पार्टी टू दी ऑफेंस बन गए हैं तो फिर आप सालिसी तो नहीं करवा सकते। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ईरान ने यह भी कहा कि अगर रूस सालिस बन जाए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो रूस तो बजाते खुद वेस्टर्न मीडिया सारा उसको एक अग्रेसर स्टेट के तौर पे देख रहा है जो यूक्रेन पे हमलावर हो चुका है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन फिर रूस एक तरफ रख के यहाँ सालिसी करवा सकता है और इजराइल मान जाएगा उस पर? इसराइल तो नहीं मानेगा। जब वो रूस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि रूस की लिवरेज चूंकि ईरान के ऊपर ज़्यादा है, और अगर ईरान ने किसी मुल्क की बात माननी है तो और उस पर यकीन करना है, भरोसा करना है, तो वो रशिया ही है। अमेरिका की बात पर ईरान भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि गज़ा में, लेबनान में और अब अपने मुल्क में वो ये बड़ी अच्छी तरह से देख चुका है कि अमेरिका और इसराइल एक डबल गेम करते हैं, और एक तरफ इसराइल से मुसलसल हमले करवाते हैं, उसको बॉम्ब्स देते हैं, उसको इंटेलिजेंस देते हैं, उसको रीफ्यूलिंग के लिए जहाज़ देते हैं, और साथ खुद एक डायलॉग शुरू करते हैं जिसकी पहली शर्त ही है जो इस तरह की होती है कि उस पर अमल करने का मतलब एक कंप्लीट सरेंडर होता है। सो वो कभी भी जो है अमेरिका की सालसी नहीं मानेगा। इसलिए जो भी रशिया की बात करता है वो सिर्फ ईरान के एंगल से बात करता है, लेकिन ईरान की अब जो लिवरेज है वो इसराइल पर नहीं है, बल्कि इसराइल पर किसी की भी नहीं है, क्योंकि इसराइल का मुकम्मल सर्वाइवल जो है वेस्टर्न पावर्स के साथ है। अभी आप देखें कि अमेरिका तो नहीं बता रहा, लेकिन रशिया उसने यूके ने तो खुल के बता दिया ना कि उन्होंने अपने एसेट्स मूव कर दिए हैं। और आपको पता है कि उनके अड्डे ओमान में भी हैं और कुवैत के पास भी हैं और इराक में भी हैं, तो और साइप्रस में तो उनकी बेस है जहां से वो रीफ्यूलिंग के लिए तैयारे दे रहे हैं इसराइल को। सो ये सालसी अगर ईरान की तरफ से कोई अगर कर सकता है तो वो रशिया ही गारंटी देगा अगर आपने ईरान को बाज करना है, क्योंकि उनको इस वक्त खतरा ये है, जो सबसे बड़ा एक ट्रम्प कार्ड ईरान के पास है कि किसी को नहीं पता कि ईरान के पास कितने हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। क्योंकि अब तक जो वीडियोस मैंने देखी हैं, सबसे ज्यादा हिट जो अपने निशाने पे करता है, और इनके तमाम चारों इनके डिफेंस सिस्टम से एरो 3, एरो 2, एरो 1, डेविड स्लिंग और आयरन डोम को जो चीज क्रॉस करती है उसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। और इसराइल की जो उसकी पॉपुलेटेड पट्टी है वो तो 350 किलोमीटर से भी कम है और सारी साहिल पे है। अगर वहां पर ये कितने मिसाइल और फायर करेगा? मेरा ख्याल है अगर एक हफ्ता इसने इसी तरह ईरान बमबारी जारी रखने के काबिल हुआ, इसराइल के पास सिवाय जंगबंदी के कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये अकेला का मुकाबला नहीं कर सकता। ये जियोग्राफी का मसला है, ये पॉपुलेशन का मसला है, और बिल्कुल शहजाद साहब ने ठीक कहा, वो ओवर सेंसिटिव हैं, इतने ओवर सेंसिटिव हैं कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जहां उनकी आबादियां हैं जिनको कि अब तक इन्होंने 1 इंच भी और जगह नहीं देते और उनको अपने पेपर्स में कैलकुलेट भी करते, वहां पर डिफेंस सिस्टम लगे ही नहीं है। सो ये सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को बचा रहे हैं। एक हफ्ता ईरान का टेस्ट है मेरे ख्याल में, एक रफ एनालिसिस है। और चीन भी आपको लगता है फैसल के वो उसका स्टांस भी ये वेट एंड सी वाली पॉलिसी वाला है? नहीं, मेरा ख्याल है कि चीन ने अब तक जो कुछ भी इस जंग में किया है उससे थोड़ा सा ज्यादा करेगा, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएगा कि वो मिलिटरी इसमें आए, इनको रोके या मिसाइल फायर करे। वो अपने रूट्स को सेव करने के लिए किसी वक्त पे आएगा और डिप्लोमेटिकली पहले से स्ट्रांग होके आएगा, लेकिन क्या वो हमला करने के लिए आएगा या फिर ईरान के डिफेंस के लिए खुद अपने एसेट्स मूव करेगा? नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है शहजाद साहब, आई हैव 30 सेकंड्स। डी एस्केलेशन आप देख रहे हैं अगले 1-2 हफ्ते में, या आपको लगता है कि अभी मजीद जो ईरान है इसको कंटिन्यू करने की पोटेंशियल रखता है, इसीलिए जंग लंबी जाएगी? मेरा इतना बड़ा जो काम किया है, इतना बड़ा जो किसी ने हमला किया है तो किसी मकसद के लिए किया ना, जब तक वो मकसद हासिल नहीं हो जाता उस वक्त तक तो वो कोशिश करते रहेंगे। खासतौर पर इसराइल और अमेरिका मिल के
कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। और अब भी आपको पता है कि उन्होंने रिजीम चेंज के बारे में भी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है अपने इंटरव्यूज़ के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसराइल की हिम्मत या पेशेंस या उसकी टॉलरेंस कब जवाब दे जाती है। क्या किस किस्म का जो अटैक है वो 12 मिसाइल मारे जाएंगे जिनमें से 2 या 3 रात को लगेंगे हर रात को, या एक 40-50 मिसाइलों की या 60 मिसाइलों की वॉली जाएगी जिसमें से 15 से 20 या 30 जाके लग जाएंगे इसराइल के अंदर। ये डिसाइड करेगा कि इनके अंदर वॉल्यूम की कैपेसिटी क्या है ईरान के अंदर और कितने निशाने पे जाके लगता है जिससे कि कोई वहां पे असर या इफेक्ट आता है। तो इसराइल जो है वो भी एग्जॉस्ट